नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री का नया चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट लेकर आया हूँ। और पॉलिटिकल साइंस का लास्ट वीडियो जो था थोड़ा बड़ा हो गया था। असल में उसको मैं कंप्लीट करना चाह रहा था, इस कारण से ऐसा हो गया। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से इतना बड़ा ना हो। और उसमें अभी प्रॉब्लम हमको कराना है पॉलिटिकल साइंस में। और एक वीडियो में पहले भी बोला था कि एक टेस्ट की तरह मैं फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन का भी लूँगा। लेकिन अभी मैं पहले ये थोड़ा थ्योरी इसका कंप्लीट करना चाहता हूँ, एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स का, कि थोड़ा सा कोर्स आगे बढ़े। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, तो हम लोगों को तीन के बारे में पढ़ना है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और ये जो चैप्टर है इसका एक भी टॉपिक हटाया नहीं गया है, यानी कि ये चैप्टर हमको पूरा का पूरा पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट में मैं बता रहा हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक्चुअली अगर हम केमिकल रिएक्शन पढ़े थे तो उसमें हमने इस बात का चर्चा किया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमको पढ़ना है वो तीनों चीज़ आ गया, एसिड, बेस, सॉल्ट और वाटर। इसका अगर एक एग्जांपल लें हम, तो जैसे एसिड जानते होंगे HCl, और बेस कोई भी हाइड्रोक्साइड मेटल का जो होता है बेस होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट बना दिया NaCl प्लस H2O। तो ये जो सॉल्ट है जो कि हम लोग खाते भी हैं, यही सॉल्ट है। सॉल्ट और डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दिया हूँ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन किया। तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसको अगर आप थोड़ा सा बेसिक समझ लें, तो जैसे जब कुछ खाना हम ज़्यादा खा लिए या कुछ ऐसा चीज़ खाना खा लिए जिसको पचाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर से ज़्यादा मात्रा में एसिड निकल जाता है, तो हम थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील करते हैं। तो चूंकि एसिड निकलता है, तो आप कोई भी दवा खाइए, उस दवा में बेस होता है, वो बेस होता है। कोई भी दवा आप खाइए, तो जब वो खाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा एसिड है उससे क्या फॉर्म हो जाता है, सॉल्ट और वाटर, यानी एसिड हमारे बॉडी से हट जाता है और फिर हम लोग कंफर्ट फील करने लगते हैं। चलिए इसी के बारे में हमको आगे पढ़ना है। तो यहाँ पे छोटा सा धीरे से हम लोग मतलब इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं एसिड और बेस के बारे में। तो एसिड पहले हम जानेंगे कैसे कि क्या है ये। तो ये सॉर इन टेस्ट, कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं और वो खट्टा लगता है तो समझिए उसमें कोई ना कोई एसिड है। और बेस क्या है, बिटर इन टेस्ट, थोड़ा सा कड़वा टाइप का, अलग टाइप का। तो आप यहाँ पे समझिए कि हर चीज़ को तो आप खा के टेस्ट करिएगा नहीं, है ना। तो आपको कुछ अलग भी होना चाहिए तरीका, जिससे आप पहचान सकें कि ये एसिड है और ये बेस है। तो वहीं इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया, लिटमस, चेंज ब्लू लिटमस इन रेड। तो एसिड क्या है कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, और बेस क्या है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। तो इसमें कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये याद रखिएगा कि बेस से ब्लू, यानी बेस जो है लिटमस को चेंज करता है ब्लू में, और अपने आप जो एक कलर बच गया वो है रेड। यानी कि मेरा कहना ये है कि रेड को ब्लू और ब्लू को रेड, यही होता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि ये एसिड कर रहा है कि बेस कर रहा है। तो ये याद रखिएगा कि फाइनल रिजल्ट ब्लू है ना, तो ये बेस करेगा, और जो बच गया वो एसिड। यानी ब्लू से रेड अगर चेंज करना हो, रेड जाएगा तो वो एसिड होता है, और रेड से ब्लू बेस। तो इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो यूज किए हम लिटमस, ये कहलाया इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या है, तो ये इंडिकेटर का बहुत जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बाइक पे, कार में। आप देखते होंगे कि जब हम लोग दाएं और बाएं मुड़ते हैं तो इंडिकेटर देते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि हम किस ओर जाएंगे। तो यहाँ का जो इंडिकेटर है वो ये बताएगा कि एसिड क्या है और बेस क्या है। तो इंडिकेटर क्या है, इट इज ए सब्सटेंस विच में चेंज इट कलर और ऑर्डर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड
बेसेज। तो देखिए आप जो इंडिकेटर देते हैं बाइक में, आपने देखा होगा, तो आप देखते होंगे कि इंडिकेटर क्या होता है, लाइट जलता है, लाइट जलता है। पहले केवल लाइट जलता था, अब साउंड भी होता है, और ये साउंड डिफरेंट साउंड होता है ना। यानी कि दो तरीकों से बताता है। कभी कभी क्या होता है, देखिए दोनों का यूज अलग है। दिन में आप लाइट जलाइएगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन साउंड सुनाई देता है। और रात में क्या होगा कि मान लीजिए भीड़ रहे चाहे कुछ भी रहे, साउंड अगर आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है तो लाइट आपको दिखाई दे देगा कि ये है। तो उसी तरीका से यहाँ जो हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं, तो दो तरीका का इंडिकेटर होता है, दो तरीका से इंडिकेट करता है, एक कलर चेंज करके और एक ऑर्डर, मतलब अपना स्मेल चेंज करेगा और वो बताएगा कि एसिड है या बेस है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें, लिटमस क्या किया, अपना कलर चेंज किया, रेड से ब्लू हो गया तो वो हो गया बेस, और एसिड में ब्लू से रेड हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये कलर चेंज किया। इट इज़ फाउंड नेचुरली एंड मे बी सिंथेसाइज्ड, यानी कि ये आपको मतलब नेचुरली पेड़ पौधा मतलब जो मिलता है उसमें भी ये मिलता है, नेचुरली भी है, और इसको हम बना भी सकते हैं, ये जो इंडिकेटर है। तो यहाँ पे इंडिकेटर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। तो इसमें हम लोगों को मेनली रूप से अगर देखिए जानना है तो एक लिटमस के बारे में जानना है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानना है। ये कॉमन है, यही हम लोगों का मेन रूप से कोर्स है। और ये मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन जो है वो आपको 11th-12th में मिलेगा। और बाकी ये जो नेचुरल है ये बता दिया गया है, यहाँ आपके बुक में लिखा है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे बता दूंगा, है ना। तो अब देखिए जैसे टर्मरिक है, यानी जो हम लोग यूज करते हैं हल्दी, वो कैसे कलर चेंज करता है। रेड कैबेज मतलब जो पत्ता गोभी हम लोग जो यूज करते हैं उसमें रेड है। और ये तीनों जो है ये क्या है कि ये एक तरह से आपका फ्लावर है, पेड़ का जो फूल होता है उसके अंदर का चीज़ है ये। हाइड्रेंजिया, पेटूनिया पीटल्स एंड गेरेनियम पीटल्स। ये क्या होता है कि ये तीनों आपको मैं मतलब आगे बताऊंगा कि कैसे ये चेंज करता है। जो सॉइल होता है वो भी आपका एसिड और बेस हो सकता है। तो जो सॉइल एसिड और बेस होगा उसके आधार पे इनका कलर चेंज होता है। और मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन इसका हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं। रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ रिएक्शन अब कंप्लीट हो गया। तो लिटमस के बारे में जाने, तो लिटमस के बारे में थोड़ा आपको डिटेल में जानना भी है। तो लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। तो देखिए इसका ओरिजिनल कलर पर्पल है, ओरिजिनल कलर पर्पल है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीचेन प्लांट, ये प्लांट से मिलता है यानी डायरेक्ट पेड़ से मिलता है। एसिड्स आर चेंज द कलर, ये सेम चीज़ रिपीट हो गया, ये हम लोग को पता है, पहले भी मैंने बता चुका हूँ। तो लिटमस क्या है, लिटमस पर्पल कलर इसका ओरिजिनल है और ये एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी लीचेन प्लांट। अच्छा, ये एक चीज़ है जैसे पीएच, पीएच जो है ना ये आपको आगे पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं बता देता हूँ कि पीएच क्या होता है। जैसे पीएच अगर 7 दिया हुआ है, एक स्केल है, तो ये 7 बताता है कि ये न्यूट्रल है, यानी कि ना वो एसिड है ना बेस है। और अगर पीएच 7 से नीचे गया तो वो कहलाता है एसिड, और पीएच अगर 7 से ज़्यादा है तो वो कहलाएगा बेस, है ना। मैक्सिमम ये 14 तक जाता है और इधर तो आप 0 तक जाइए। तो ये पीएच का केवल यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि ये जो है जस्ट लाइक इसको कैसे ध्यान रखिए कि जैसे हमारे यहाँ मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो 5 फुट 8 इंच से जो भी है और उससे जो बड़ा हो गया तो उसको लंबा बोला जाता है, और जो भी 5.5 से होता है छोटा वो उसको नाटा मतलब छोटा बोला जाता है। तो देखिए ये मतलब क्या है कि कुछ इसमें सोचना नहीं है, बस एक मतलब है कि माना गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे पीएच के बारे में अभी अब इतना ही जानिए कि अगर 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो एसिड है, 7 से ज़्यादा है तो बेस है, इसको ध्यान में रखना है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो लिटमस का जो पर्पल कलर है ये pH 7 मतलब जब न्यूट्रल होता है तो ये जो है ये पर्पल होता है। और आप बताइए कि अगर pH 7 से कम है और pH अगर 7 से ज़्यादा है किसी भी सॉल्यूशन का, तो उसमें लिटमस का कलर क्या होगा। तो देखिए ये हो जाएगा pH 7 से ज़्यादा यानी बेस, और अगर ये बेस हो गया तो दैट मीन्स ब्लू कलर होगा, और ये एसिड है तो ये रेड कलर होगा, है कि नहीं। यानी ये पीएच पे डिपेंड करता है।
चलिए नेक्स्ट। इसमें देखिए जैसे आपको बताया गया, यही मैं बताना चाह रहा था आपको। अब यहाँ पे मैं सबको एक साथ अरेंज कर दिया, और जो 3 इंपॉर्टेंट पहले मैंने उसी को बताया हूँ कि एसिड में लिटमस रेड रहेगा, ये ब्लू रहेगा। मिथाइल ऑरेंज किस कलर का एसिड में होगा? पिंक, और बेस में येलो। फिनोफ्थिलीन कलरलेस रहता है, कोई कलर नहीं शो करेगा, और इसमें ये डीप पिंक शो करेगा। अब रेड कैबेज क्या है कि एसिड में रेड ही रहेगा, यानी कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बेस में जाएगा तो येलो हो जाएगा। अब टर्मरिक क्या है? नो चेंज, यानी कि जो येलो कलर है वही मेंटेन करेगा, लेकिन जैसी बेस, यानी कि इसके लिए एक एग्जांपल भी आपको बताया गया कि जैसे हम लोग के व्हाइट शर्ट में है, अगर ये टर्मरिक का कोई सॉल्यूशन, मतलब जैसे कि जो बताया गया मैंने, जिसमें भी हल्दी यूज हो येलो कलर का, जैसे उसमें हम लोग साबुन लगाते हैं तो वो देखिएगा कि रेडिश हो जाता है, और जैसे उसमें पूरा हम वाटर से धोते हैं तो फिर से वो येलो कलर में आने लगता है। तो भले वो धीरे धीरे करके येलो कलर भी शेड हो जाएगा, क्योंकि पानी भी क्या है कि मतलब कि वो उसका क्या होता है कि जनरली जो हम लोग पानी यूज करते हैं उसका पीएच जो है ऐसे तो होना चाहिए वो न्यूट्रल। वाटर जो हम लोगों का है वो पीएच उसका 7 होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली वो होता नहीं है। वो पीएच हम लोग को जनरली 7 से कम मिलता है। तो 7 से कम मिला तो दैट मीन्स कि वो किस तरह से बिहेव किया, एसिड, तो वो फिर येलो कलर में आने लगता है। अब हाइड्रेंजिया जो है ये अगर सॉइल का, मतलब वही हम बताना चाह रहे थे कि ये किस पे डिपेंड करेगा, पीएच अगर सॉइल का, मिट्टी का 7 से कम है तो ये ब्लू कलर होगा, और पीएच अगर ग्रेटर है तो पिंक होगा। पेटोनिया पिटल्स पर्पल होगा, ये वायलेट होगा, ग्रीनिया पिटल्स रेड होगा, और ये ब्लू होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, क्योंकि ये आपके बुक में लिखा हुआ था इसलिए मैंने सब बता दिया, लेकिन मेनली रूप से आपको ये 3 का ही याद रखना है। ऐसे मैं एक चार्ट बना दिया हूँ, आप याद कर लेंगे तो और अच्छा है। और ये कलर कैसे चेंज करता है, तो ये आप एक आध बार अगर नेट में डालिएगा तो आपको कलर समझ में आ जाएगा। एक ही कलर, यही फूल जो है आपको पर्पल भी दिखेगा और अलग मिट्टी में वायलेट कलर का भी दिखेगा। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंड करता है सोयल के पीएच पे कि वो बेस है कि एसिड। मैंने आपको बताया था कि अभी जो मैंने आपको बताया जितना भी इंडिकेटर के बारे में, तो वो सारे कलर चेंज कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर चेंज भी होता है। तो देखिए ऑर्डर चेंज के लिए जो भी इंडिकेटर का हम लोग यूज करते हैं, जो ऑर्डर चेंज करता है अपना, उसको हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर भी कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यूज किया गया है, तो ये मेनली रूप से जब आपको हम नेक्स्ट क्लास में ही एक्टिविटी का डिस्कस करेंगे, जहाँ तक पढ़ाई हो सके तो उसमें एक्टिविटी में आप देखिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ओनियन का एक अपना स्मेल है, हम लोग जानते हैं। तो ये बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि इसका नो स्मेल होता है, मतलब जो इसका स्मेल है वो खत्म हो जाता है अगर ये बेस में रहेगा तो। और एसिड में क्या होता है कि जो ओरिजिनल स्मेल है वो कंटिन्यू रहता है। तो यानी कि आपको अगर 2 लिक्विड दिया हुआ है मान लीजिए, और उसमें आपने अगर जो स्मेल है ओनियन डुबा के निकाला, तो अगर स्मेल इसका चला गया दैट मीन्स कि वो बेस है, और अगर मेंटेन किया दैट मीन्स कि वो एसिड है। उसी तरह से वेनिला, मतलब हम लोग आइसक्रीम ये सब टाइप का खाते हैं, वेनिला दे दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए, तो उसका भी एक अपना ही स्मेल है। तो ये क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि इसका स्मेल प्लीजेंट स्मेल होता है, और बेसिक में नो स्मेल। वहाँ पे क्या हुआ था कि बेसिक में नो स्मेल हो गया था, और यहाँ भी बेसिक में नो स्मेल है। यानी कि जब एसिड रहेगा तो एक स्मेल हमको आएगा जो कि प्लीजेंट होता है, ठीक है, वो स्मेल करने में अच्छा लगता है। तो इस तरीका से हमने क्या देखा कि किस तरीका से ऑर्डर चेंज करके भी ये हो सकता है। तो अगर इसको आप चार्ट बनाना चाहें तो वेनिला सॉरी 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे ओनियन हो गया, और ये आपका वेनिला, तो ये बेस है, ये एसिड है। तो ओनियन का भी नो स्मेल, और इसमें जो स्मेल है वो स्मेल मेंटेन करेगा, जो भी दोनों का स्मेल है, और बेस में दोनों का नो स्मेल है। तो ये इंडिकेटर के बारे में मैं बताया, इसमें मैंने बताया आपको कि कलर चेंज करके कैसे ये होता है और ऑर्डर चेंज करके होता है। ऑर्डर चेंज जो होता है उसको एक न्यू नाम दिया गया है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर।
और लिटमस, फिनोफ्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं दे दिया हूँ क्योंकि वो आपके बुक में लिखा हुआ है। तो इंडिकेटर का मतलब आप समझ गए हैं कि ये बताता है कि एसिड है या बेस है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जैसे हम लोग पहचान तो गए, लेकिन अब कितने टाइप्स के एसिड हैं, क्या है, वो कुछ कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है एसिड के बारे में और बेस के बारे में, उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए एसिड क्या है, तो अ कंपाउंड दैट प्रोड्यूस H प्लस आयन व्हेन इट डिजोल्व इन वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल हाइड्रोजन होने से नहीं होगा, H प्लस आयन अगर रिलीज होगा तभी वो एसिड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH4 है, ये H प्लस, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन ये एसिड नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। यहाँ पे जो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और ये आपका एसिटिक एसिड है, तो ये आप आगे चल के पढ़िएगा, ये ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है और ये कहलाता है इनऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड ये होता है। तो इनऑर्गेनिक एसिड जनरली आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है ये भी आपको मैं बताऊंगा, और ये ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो सिंपल सा ये चीज डिफिनेशन एकदम याद रखिएगा कि कोई भी कंपाउंड H प्लस आयन रिलीज करेगा तभी एसिड होगा, ना कि उसमें हाइड्रोजन रहेगा। तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गया कि देखिए H प्लस आयन रिलीज करने से कोई एसिड हो रहा, तो जो जितना इजीली H प्लस आयन को रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये H प्लस है। तो एसिड विच रिलीज H प्लस आयन वेरी इजीली, तो उसका एग्जाम्पल है H2SO4, HCl, HNO3। देखिए एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, लेकिन ये तीन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये H2SO4 हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, इसको याद रखना है। ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ये तीन को आपको याद रखना है, ये तीन आपका आएगा। वीक एसिड क्या हो गया, जैसे देखिए अब H प्लस आयन में क्या हो गया, मान लीजिए H2SO HCl के बारे में आपको हम बताते हैं। जैसे HCl के मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर में, तो 100 में HCl के 99 H प्लस आयन मिल रहे हैं, तो एक क्या है, टूटा नहीं है, मतलब एक HCl के ही फॉर्म में रह गया, फिर भी एक ही रहा, 99 मिल गया, यानी बहुत ज़्यादा है। और वही वीक एसिड में जैसे मान लीजिए ये एसिटिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है और ये कार्बोनिक एसिड है, ये तीनों को याद आप कर लीजिए। ये जो है ये आपका ये एसिटिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है और इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो इसको ध्यान रखिएगा ये। तो इसमें जैसे मान लीजिए हम फॉर्मिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, HCl, तो इसका मान लीजिए 100 अगर है, तो पता चला आपको जो H प्लस आयन मिल रहा है वो आपको 20 ही मिला, 25 ही मिला। दैट मीन्स कि बस उतना ही वो टूटा, 80 का 80 कॉम्पैक्ट में है ना। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो सारा का सारा H प्लस आयन नहीं रिलीज कर पा रहा है, तो लेकिन रिलीज करेगा वो, इसलिए वो एसिड है, लेकिन कम कर रहा है, इसलिए वो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का सिंपल सा डिफिनेशन एकदम समझ लीजिए। जो H प्लस आयन इजिली रिलीज करेगा, मतलब ज्यादा अमाउंट में रिलीज करेगा परसेंटेज में, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और वीक एसिड क्या होगा, जो नहीं करेगा। तो एसिड का सबसे पहले डिफिनेशन याद रखना है कि कोई भी कंपाउंड जो वाटर में H प्लस आयन को रिलीज करेगा, वाटर में ध्यान रखिएगा, है ना, तो वो आपका कहलाएगा एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जो इजिली करेगा, जो ज़्यादा परसेंटेज में करेगा। और वीक एसिड क्या हो गया, जो कम करेगा। नेक्स्ट, अब कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। तो देखिए कोई भी एसिड हो उसमें वाटर रहता है, तो जब मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब जितना चाहिए, जैसे आप मान लीजिए 100 ml का एसिड है और मतलब है कि 20 ml वाटर होना चाहिए, तो अगर 20 ml ही है, मतलब जितना जरूरत है उतना ही है, तब वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा। और डाइल्यूट कब हो जाएगा, जब ज़्यादा हो। यहाँ पे क्या हो गया कि 80 + 20 था, और जब ज़्यादा का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए ये 50 है और इसको भी 50 कर दिया गया, हो सके ये 60 हो जाए, हो सके ये 70 हो जाए। तो जितना 20 से बढ़ते चला जाए, यानी ऐसा नहीं हो कि 21 करके आप बात करें, मतलब एक रेंज में, मतलब 30+ या बोल सकते हैं, तब जाके वो डाइल्यूट करेगा। इसे अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन जाइएगा तो 20 का अगर जरूरत है तो 21 भी हो गया तो उसको डाइल्यूट हम लोग बोलेंगे, है ना। लेकिन ये ऐसा नॉर्मली आप मान के चलिए कि 30 तक ये आपका कंसंट्रेटेड ही कहलाएगा, क्योंकि वो थोड़ा ही ज़्यादा होता है ना।
उसके बाद देखिए जैसे डाइल्यूट, तो डाइल्यूट में वाटर, माने सिंपल सा मतलब है वाटर का प्रेजेंस ज़्यादा हो। तो ये चार चीज़ एकदम याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, ये एकदम ध्यान में रखना है। अब बेस, तो देखिए एसिड के बारे में जितना हम लोग डिटेल में पढ़े हैं वही सिमिलरली आपका बेस के बारे में होगा। यहाँ H प्लस आयन होता है और यहाँ OH माइनस आयन होता है, और मेटल का जितना भी हाइड्रोक्साइड होता है वो बेस होता है। मेटल हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेस होता है। मेनली रूप से अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल आगे पढ़ेंगे तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसके जो हाइड्रोक्साइड है वो बेस होते हैं। तो डिफिनेशन क्या हो गया? अ कंपाउंड दैट प्रोड्यूस OH माइनस आयन व्हेन इट डिजोल्व इन वाटर। OH माइनस आयन जो रिलीज करेगा वो कहलाएगा बेस। फॉर एग्जांपल NOH, COH, COH का होल NH4OH, ये ऐसे है NH4OH और ये है CH। तो देखिए जैसा डिफिनेशन इसमें भी कंसंट्रेटेड डाइल्यूट है, स्ट्रॉन्ग वीक है, लेकिन आपको ये सारा डीपली नहीं पढ़ना है। वहां पे आपको 3 के बारे में बता दिया गया, HCl, HNO3 एंड H2SO4, ये आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है ना। और जो वीक था तो उसमें मैंने आपको 3 एग्जांपल दिया। तो बेस के बारे में भी सिमिलरली, माने सिमिलरली टू एसिड, तो जो जो उसका डिफिनेशन, केवल वहां पे क्या यूज करना, OH माइनस। अगर बोलेगा वीक बेस क्या है, तो वीक बेस वो कंपाउंड है जो इजीली OH माइनस को रिलीज नहीं करता है। स्ट्रॉन्ग क्या हो गया? जो इजीली करेगा। कंसंट्रेटेड बेस क्या हो गया? तो जिसमें पानी का मिनिमम मात्रा हो। डाइल्यूटेड एसिड क्या हो गया? जिसमें ज़्यादा हो। लेकिन जनरली ये बेस के बारे में नहीं बोला जाता, ये मेनली रूप से कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड के बारे में ही बोला जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपको थोड़ा सा एसिड के कंपेरेटिवली कम जानना है, लेकिन फिर भी इसको पैरेलली हम लोग लेके चलेंगे। और मैंने जैसा बताया, अगर मतलब कहीं पूछा जाए तो ये यही इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जैसे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गए, एसिड और बेस का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग को एसिड में, तो देखिए ये जो रिएक्शन है ये पेरेंट रिएक्शन है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसको आप अगर ध्यान रखिएगा तो इस पे बहुत रिएक्शन हो जाएगा। तो मेनली रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि एसिड और मेटल जब रिएक्ट करता है तो वाटर, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो देखिए Zn हो गया आपका मेटल और HCl हो गया आपका एसिड, तो ZnCl2 और H2, ये इससे ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ZnHCl का मैं बताया। अब देखिए यहाँ जितने मेटल है, अब ये कॉपर के साथ रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर सकता है, सोडियम के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो ये रिएक्शन आपको खुद से लिखना होगा, कुछ नहीं होगा। कॉपर है तो ये हो जाएगा CuCl2। आपको मैं पहले ही बताया था कि इसका जो आयंस का जो पॉजिटिव निगेटिव आयंस का जो वैलेंसी वो याद करने के लिए 9th का फर्स्ट चैप्टर में बताया हूँ। एल्युमिनियम का 3 है, यहाँ क्लोरीन का 1 होता है, तो AlCl3 प्लस H2O। सोडियम का एक सिंगल होता है तो NaCl प्लस H2O। अब HNO3 है तो नाइट्रेट आयन हो गया, तो CuNO3 का होल ट्वाइस हो गया। यहाँ सल्फेट आयन हो गया तो एल्युमिनियम का 3 होता है, सल्फेट का 2 होता है, तो Al2 और SO4 का होल थ्राइस, अब प्लस H2। और ये सारा जितना भी बन रहा है ये सारा क्या है? ये सॉल्ट है। और आप कैसे रिएक्शन लिख सकते हैं? यहाँ जैसे मैंने कॉपर के साथ लिखा, तो आप जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, है ना, और भी जैसे यहाँ जो है आपका एल्युमिनियम, ये सब के साथ आप आगे लिख सकते हैं, कैल्शियम के साथ लिख सकते हैं। तो मैं आपको ये केवल हिंट दे रहा हूँ, आपका काम है यहाँ पे ये सारा रिएक्शन लिखने का, और कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने कैल्शियम से बोला तो कैल्शियम प्लस HNO3, इसको एकदम ध्यान से समझिए। तो कैल्शियम नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा। अब फार्मूला लिखने के बाद तो कैल्शियम का +2 होता है, ये -1 होता है। अगर आपने ये याद किया होगा तो CaNO3 का होल ट्वाइस एंड प्लस H2 तो होगा ही होगा। फिर इसको बैलेंस कर लेना होगा। तो जिससे भी बोला जाएगा उससे हम लोग करके इसको बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम से बोला गया MgHCl को, तो इसका 2 होता है, Cl का 1 होता है, -1, तो ये हो जाएगा MgCl2 प्लस H2। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि ये आपको याद रखना है। और बाकी आप मेटल का आपको नॉलेज है और एसिड के बारे में आपको मैंने बता दिया है। अब मेटल आप नहीं भी जानते तो यहाँ जानिए, जो जो मैंने यूज किया उसी को कम से कम ध्यान में रखिए। कुछ आप बुक से देख लीजिए,
है ना। आगे चलकर आपको, और आप ये रिएक्शन इस तरीके से लिख सकते हैं आसानी से। आपको वैलेंसी याद रहना चाहिए, तो आपको फार्मूला लिखने में दिक्कत नहीं होगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या जिसी को हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ये जो हाइड्रोजन लग जाता है तो इसको बाय, जैसे आप समझिए इसको SO4 2- हो गया सल्फेट, लेकिन जैसे ही इसमें H को ऐड हम कर दिए तो इसका एक तो वैलेंसी -1 हो जाएगा, क्योंकि H जो है प्लस होता है, H प्लस। तो ये जब इसमें ऐड हुआ तो 2 में से प्लस चला गया तो -1 केवल बचा। तो इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं और बाई सल्फेट भी बोलते हैं। उसी तरीका से CO3 कार्बोनेट है और HCO3- मैंने इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या बाइकार्बोनेट बोलिए, है ना। तो चलिए, ये सल्फेट का तो मैं बताने के लिए किया, लेकिन यहाँ पे मेनली आपको कार्बोनेट का जानना है। तो मेटल का कार्बोनेट हो या हाइड्रोकार्बोनेट हो, अगर वो एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए, मेटल का कार्बोनेट ZnCO3 और HCl, तो ये हो गया ZnCl2 CO2 + H2O। इवन बाइकार्बोनेट भी रहेगा तो सेम प्रोडक्ट बनता है। तो ये रिएक्शन डिफरेंट क्या हुआ, क्योंकि जिसको जब आप बैलेंस कीजिएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट का है वो और रिएक्टेंट का है वो अलग आएगा। चलिए देखिए, इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। ZnCO3, तो बेसिक से अगर जाइए तो जिंक को देख लीजिए 1 है, CO3 तो ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी 2 और 1 3 हो गया, क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो यहाँ अगर हम 2 केवल कर दें तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, इसको बैलेंस कीजिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, देखिए 2, यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4 हो गया। जिंक को उतना ही रहने दें, तो ये 2 और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन। तो देखिए, जिंक 1 दोनों तरफ है, कार्बन यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ कार्बन कितना है, सिंगल है, तो इसको 2 कर देते हैं हम, तो 2 दोनों तरफ हो गया। हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 और यहाँ 2 4 और यहाँ भी 4 है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या बचा, ऑक्सीजन यहाँ 6 है और इधर कितना है, 2 2 4 और 2 6, ये भी बैलेंस हो गया। क्लोरीन यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। तो देखिए, प्रोडक्ट सेम है ना। यहाँ पे देखिए, ये 2HCl है, ZnCl2 सिंगल बना, लेकिन CO2 यहाँ 2 बना एंड वाटर का मॉलिक्यूल भी 2 बना। यानी कि बैलेंसिंग में जो आपका यहाँ पे जो ये हम लोग ये जो इंटीजर्स यूज कर रहे हैं, जो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, वो डिफरेंट होगा, लेकिन प्रोडक्ट सेम है। तो मेरे ख्याल से ये समझ गए हैं। मेटल कार्बोनेट हो या हाइड्रोकार्बोनेट या उसी को बाइकार्बोनेट्स बोलते हैं, जब भी वो एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एसिड बेस, ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताया, स्टार्ट भी मैंने यहाँ से ही किया था कि एसिड बेस जब रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका एसिड है और यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्साइड आपका बेस है। तो सिंपल से है, ये आयन इसके साथ चला जाएगा और यहाँ वाटर का फॉर्मेशन। OH जो है H, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें H+ आयन रिलीज होगा और बेस में OH- रिलीज होगा, और यही दोनों फॉर्मेशन करके वाटर का फॉर्मेशन करता है, और जो बाकी बच गया रिमेनिंग वो बनाता है आपका सॉल्ट। तो इस रिएक्शन को आप देख लीजिए, जितना भी NONO3 का फॉर्मेशन वाटर, Na2SO4 का फॉर्मेशन वाटर, ये H2SO4 है ना। तो ये आपका रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन हम लोग पहले भी किए, और इसमें जितना आप एसिड और बेस को करते जाएं, जैसे NOH लेकर मैं चला, यहाँ पे 3 डिफरेंट एसिड लेके चला, यहाँ पे आप COH का होल ट्वाइस लेके चल सकते हैं, यहाँ पे आपका MgOH का होल ट्वाइस लेके चल सकते हैं, है ना। मतलब जो भी आपका हाइड्रोक्साइड लग रहा है उसको लेके चल सकते हैं। AlOH का होल थ्राइस, कोई भी हाइड्रोक्साइड मेटल का लेके चलिएगा तो वो आपका बेस होगा, और ये एसिड से रिएक्ट करा के सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो ये देखिए, ये अभी हमने पढ़ा कि बेस और एसिड भी रिएक्ट करके सेम प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो दैट मीन्स यहाँ से ये समझ में आया कि जो भी मेटल का ऑक्साइड है
मेटल ऑक्साइड वो बिहेव करता है कैसा, बेस के टाइप का, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। तो इस कारण से हम मेटल ऑक्साइड को बेस भी बोल सकते हैं, ड्यू टू मतलब ये जो प्रॉपर्टी है उसके कारण। लेकिन अगर इसके बेसिक डिफिनेशन में जाइएगा तो मेन बेस कौन है, जो H माइनस को रिलीज करता है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेस का प्रॉपर्टी मेटल ऑक्साइड क्यों शो करता है, इवन इसको बोल भी सकता है कि ये बेस है, क्योंकि ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बेस और एसिड का, सेम टाइप का रिएक्ट करता है। लेकिन मतलब अगर ओरिजिनली बोला जाए तो चूंकि ये OH माइनस तो रिलीज करता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपका जो लिमिटेशन है उसके अकॉर्डिंगली ये बेस नहीं है। लेकिन ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम इसको बेस भी बोलते हैं, यानी मेटल का ऑक्साइड कैसा बिहेव करता है, बेस का, और इसको बेस भी समटाइम्स हम लोग बोल देते हैं क्योंकि वह बिहेव भी ऐसा करता है। तो मेटल ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। केवल एक ही एसिड से मैंने बताया है, यहाँ पे आप H2SO4 और HNO3 का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए CaO प्लस HNO3 का मैंने यूज किया, तो देखिए कैल्शियम है और NO3 से रिएक्ट करेगा। ये पॉजिटिव निगेटिव से मैं पहले ही बताया था, ये +2 ये -2 -1, तो यहाँ पे CaNO3 का होल टाइस और प्रोडक्ट वाटर। तो जितना भी रिएक्शन है आप अगर उसको गौर से देखिएगा, और जो आयंस का मैंने पहले आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में उसको ध्यान दीजिएगा, तो ये सारा रिएक्शन आप लिखने के लिए एलिजिबल, मतलब आप आराम से लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो 4 रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन क्या हुआ कि मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सेकेंड में मेटल कार्बोनेट हो या हाइड्रोकार्बोनेट हो उसके साथ एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर, और मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये पूरा पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से जान लीजिए, तब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा केमिकल रिएक्शन ऑब्लिक प्रॉपर्टी, जो बेसेज का जो है, ऐसे इसका जनरली आपको मतलब ज़्यादा पढ़ना नहीं है, मेन एसिड्स पे ही आपको गौर करना है, ध्यान देना है। लेकिन जो भी बेसिस का रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, और जितना टाइप्स में एसिड्स रिएक्ट किया है उतना टाइप में ये नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसको मैं बताऊंगा। फिर एक्टिविटी का डिस्कस मैं करूंगा, और जो बुक के अंदर जो क्वेश्चंस है उसको मैं बताऊंगा। धन्यवाद।